काम की बात करते हैं। अच्छा, ये कंपनी है, फाउंडर और प्रेसिडेंट ऑफ हार्टलैंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, उसकी कुछ ट्रांजैक्शन हुई हुई हैं। फरवरी 1, 10, 16, 18, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रांजेक्शन हैं। शुरू करते हैं उसी तरह। डेट, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को DES लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट। डेट पहली है जी आपकी February 1। डिस्क्रिप्शन में आपकी है जी पुआ क्या है? डिस्क्रिप्शन ग्रेम्स। ग्रेम्स वही ओनर है भाई, ये जो ग्रेम्स लिखा हुआ है। ग्रेम्स एंड सेवरल अदर इन्वेस्टेड 600,000 कैश। ग्रेम्स जो है ओनर है, और उसके साथ बाकी लोगों ने इन्वेस्ट किया है पैसा। ओनर से जो इन्वेस्टमेंट आती है, आप याद रखें जी, हमेशा हमेशा वो होती है कैपिटल। कैपिटल होती है, ठीक है। इन्वेस्टर से, ओनर से जब भी पैसा आता है, वो होता है कैपिटल, ठीक है। अच्छा, किस फॉर्म में आया? 600,000 कैश, कैश की फॉर्म में आया, तो कैश हो गया जी डेबिट। कैश आपका एसेट है, हो गया डेबिट। और कैपिटल आपका हो गया क्रेडिट। यहाँ डीलर भी लिख लो भाई, ताकि याद हो जाएगा क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। अच्छा, ये डीलर जिसको नहीं पता, वो मेरी एक प्रीवियस वीडियो है, उसका एक रेफरेंस है, मैंने उसमें आपको बताया था डेबिट क्रेडिट करते हैं, एक छोटा सा एक्रोनिम है, उसके थ्रू बड़ा इजी हो जाता है। अच्छा, दूसरी यहाँ नीचे आपने नरेशन भी लिखनी है साथ। अब चूंकि अब आपका प्रॉब्लम सेट है, तो आप जो है ना नरेशन भी लिखेंगे। इशूड। इशूड क्या, कितने शेयर इशू किए? हाँ, 30,000 शेयर्स ऑफ, शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक। इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक। जो ट्रांजैक्शन नंबर 2, जल्दी 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 जल्दी। February 10 क्या हुआ? February 10 को कंपनी ने परचेज किए जी ऑफिस फैसिलिटीज 3,60,000 की। तो ऑफिस फैसिलिटीज यहाँ पे, ये टोटल है 3,60,000। अभी इसने डिटेल बतानी है, इन्होंने डिटेल तो भी बताई नहीं है। एक मिनट, मैं जरा इसको थोड़ा सा जूम ना कर लूँ। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि नज़र तो आए क्या लिखा हुआ है, क्या हो क्या रहा है। यस, अब नाउ मच बेटर। ठीक है, 360 आपके टोटल एसेट्स हैं। उसमें से जो 120 है वो है लैंड के। 120 का लैंड है, लिख लो भी, साथ साथ लिख लो। लैंड आपका क्या होता है? एसेट होता है ना। तो लिख लो जी, लैंड आपका एसेट है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा जी? डेबिट होगा 120,000। उसके बाद जो बाकी की अमाउंट है, वो आपकी कौन सी है? 240 टू द बिल्डिंग। 240 आपकी बिल्डिंग है, तो आपने इसको यहाँ पे बिल्डिंग में लिख दिया। गुड। दोनों एसेट्स हो गए, लैंड और बिल्डिंग। अब इनकी पेमेंट उन्होंने कैसे की है? पेमेंट भी तो की होगी ना, या कैश में की होगी या उधार किया होगा। अ कैश पेमेंट ऑफ 72,000 वॉज मेड एंड अ नोट पेबल वॉज इशूड फॉर द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस। कैश पेमेंट जो उन्होंने की है, कैश जा रहा है, तो कैश जाता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। 72,000 का कैश के है, और बाकी का इन्होंने क्या किया है? बाकी का उन्होंने उधार कर लिया। नोट पेबल, नोट पेबल वॉज इशूड फॉर द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस। अच्छा, बाकी का कितना बच गया? अभी 360 में से आप अगर 72 निकाल दो, तो कितना बचता है भाई? कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, जाहिर है। कर लेते हैं। 360 माइनस, अच्छा ये बन गया जी 288,000। 288,000 का नोट पेएबल। बेहतर होता है कोई पार्टी का नाम हो तो नोट पेबल के साथ वो लिखें। कहीं है पार्टी का नाम यहाँ पे? नहीं, पार्टी का नाम तो नहीं है। नहीं है तो फिर ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सही है। नरेशन भी लिखे नीचे, क्या लिखेंगे? परचेज लैंड एंड ऑफिस बिल्डिंग। परचेज लैंड एंड ऑफिस बिल्डिंग। परचेज लैंड एंड ऑफिस बिल्डिंग, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? ट्रांजैक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे। फरवरी
16, क्या हुआ फरवरी 16 को? एक काम करता हूँ, जो ट्रांजैक्शंस लिखने वाला काम है ना, वो मैं मुंह से बोल देता हूँ, आप लोग सुन लिया करना, क्योंकि वरना फिर जगह कम हो जाएगी और मैं सारी नहीं कर पाऊंगा, फिर उसमें लर्निंग और मुश्किल हो जाएगी आपकी। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी बात। यहाँ पे ना आप नरेशन नीचे लिखेंगे कि परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, फॉर कैश है, फॉर कैश बस काफ़ी, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग भी लिख दें तो काफ़ी होती है। और अगर आप लिखते हैं कि किस किस तरह की है, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फॉर कैश एंड नोट पेबल, तो अब जो है जी फरवरी 16, इसको क्या हुआ? फरवरी 16 को आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर इक्विपमेंट वॉज परचेज फ्रॉम पीसी वर्ल्ड, पीसी वर्ल्ड से कंप्यूटर खरीदा आपने, तो कंप्यूटर आपका एसेट है, बढ़ता है तो क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली डेबिट होना चाहिए, तो कर लें, डेबिट होना चाहिए, तो 14,400 हो गया जी डेबिट। ठीक है, और आपने ये परचेज किया है तो कैश पे किया, लिखा हुआ है तो कैश, तो कैश ही जाएगा आपका फिर। कैश आपका जाएगा, कितना जाएगा? 14,400। अब जी फरवरी 18, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस फर्निशिंग वर परचेज्ड फ्रॉम, ऑफिस फर्निशिंग आपने खरीद ली, कितने की ली आपने? प्राइस लिखी होगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जिस प्राइस पे खरीदा है उसी पे ही लिखना होता है। ऑफिस फर्निशिंग यहाँ लिखता हूँ ना, ऑफिस फर्निशिंग, ऑफिस फर्निशिंग 10,800, डेबिट, एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट होगा। और क्या, हाँ ये भी इसने हाइब्रिड मोड पे लिया है, कैसे भला? कुछ कैश और कुछ उधार, और परचेज फ्रॉम हाईवे फर्निशिंग एट अ कॉस्ट ऑफ इतना, एंड 1200, 1200 कैश पेमेंट वॉज मेड, यानी कैश जा रहा है कितना? 1200 का कैश जा रहा है, एसेट जाता है तो क्रेडिट होता है, और बाकी एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एग्रीमेंट वाज मेड टू पे द रिमेनिंग बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बाकी पैसे देने हैं भाई, जितनी मर्जी इंस्टॉलमेंट्स पे देने हो, बाकी पैसे तो उधार ही हैं, चाहे 2 इंस्टॉलमेंट में हो चाहे एक इंस्टॉलमेंट में हो। और उसने क्या किया है, उसने डिड नॉट रिक्वायर अ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट वही नोट, नोट पेबल ही होता है, तो उसने क्या किया, उसने प्रॉमिसरी नोट साइन नहीं करवाया सप्लायर ने आपसे, बस जी बाकी का उधार हो गया, उधार हो गया तो बाकी की अमाउंट उधार होगी। टोटल अगर आपकी अमाउंट है 10,800, तो उसमें से आप 1,200 निकाल दें अगर, तो कितनी बचेगी? 9,600 बचेगी। ठीक है, अब आ जाए जी फरवरी 22 पे। इसके नरेशन में आप क्या लिखना चाहेंगे? इसके नरेशन में क्या लिख क्या सकते हैं आप लिख सकते हैं जी परचेज्ड ऑफिस फर्निशिंग, बस इतनी सी बात है। ये आगे भी लिख सकता था वैसे मैं, चलो कोई नहीं। अ, उसके बाद क्या हुआ है, फरवरी 22 को ऑफिस सप्लाईज वर परचेज फ्रॉम ऑफिस फॉर 360 कैश, कितना आसान है। ऑफिस सप्लाईज एसेट है, एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट होता है। कितने का लिया उसने? हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल 360 का, कैश दे के लिया है तो कैश जा रहा है, तो क्या होगा फिर? ये कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अच्छा, तो नीचे जगह तो नहीं, और हमने तीन तीन ट्रांजेक्शन को ये हुआ कि आपके जो हार्टलैंड है, जिसको आपने जो है वो सेल की थी, बल्कि से हाँ, सेल नहीं की थी हमने, हमारी कंपनी का नाम हार्टलैंड है। हार्टलैंड डिस्कवर्ड दैट इट हैज़ पेड टू मच फॉर द कंप्यूटर प्रिंटर परचेज्ड ऑन फरवरी 16, द यूनिट शुड हैव कॉस्ट 359, बट हार्टलैंड वॉज चार्ज 395, पीसी वर्ल्ड प्रॉमिस टू रिफंड द डिफरेंस विद इन 7 डेज। अच्छा, हमने जो एक पीसी खरीदा था ना, कंप्यूटर खरीदा था, एक कंपनी थी पीसी वर्ल्ड से लिया था हार्टलैंड ने, यानी हमने हम जब बोल रहा हूँ मैं बिजनेस के लिहाज से कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं हम बोल देता हूँ। हार्टलैंड ने जो है वो कंप्यूटर खरीदा था, जो
तो उसकी उसको बाद में पता चला कि उसकी जो प्राइस है वो बाजार में 359 होती है और मार्केट्स में। तो उसने जो है वो पे की है, उसको वो 395 है, तो उसको एहसास हुआ तो उसने तो मुझे महंगा बेच दी है पीसी वर्ल्ड ने। तो उसने पीसी वर्ल्ड से जाके शिकायत की, उसने कहा आपने क्यों महंगा बेचा है मुझे, तो इसकी प्राइस तो 359 है। ठीक है, इसकी प्राइस तो 359 है और आपने मुझे कितने का बेच दिया था, आपने तो मुझे 395 का बेच दिया। तो जो पीसी वर्ल्ड है उसने उसकी शिकायत सुनी। उसने कहा कि हम जो है ना ये आपको बाकी के पैसे ये 7 दिन में रिफंड कर देंगे। बाकी के पैसे कितने बनते हैं आपके, ये आपके पैसे बाकी के बनते हैं $36। तो ये बाकी के पैसे हम आपको 7 दिन में रिफंड कर देंगे। यानी 7 दिन में हार्टलैंड को ये पैसे रिसीव हो जाएंगे ना, रिसीव हो जाएंगे तो रिसीवेबल बन जाएंगे। रिसीव जो पैसे रिसीव होने हो मुस्तकबिल में वो रिसीवेबल होते हैं। तो आपको यहाँ पे रिसीवेबल बन रहा है एक। ठीक हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल कितनी अमाउंट से, 36 से। ठीक है ना, वही वाला डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ डेबिट क्रेडिट में लिख देता हूँ आपको, ये डिस्क्रिप्शन है और ये डेट है। ठीक हो गया, तो 36 का आपको हो गया अकाउंट रिसीवेबल। और कौन है आपका अकाउंट रिसीवेबल, मतलब अकाउंट रिसीवेबल से क्या हो रहा है, आप दूसरा क्रेडिट का कौन सा इफेक्ट करोगे। देखो, प्लीज बात गौर से सुनना। आपने जो 395 है ना, ये कंप्यूटर में पहले आपने ऐड किया होगा ना, कंप्यूटर की प्राइस होगी, कंप्यूटर की प्राइस जो आपने रिकॉर्ड की होगी 395, उसमें डाला होगा ये आपने। तो आपको पता है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं, कि 395 जिस जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा होता है आपने उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करना होता है। तो कंप्यूटर आपने ख़रीदा था 395 का, तो आपने उसी पे रिकॉर्ड किया होगा 395 का। अब वो जब दुकानदार से आपकी सेटलमेंट होने लगी है तो उसने कहा जी मैं आपको इतने का चार्ज कर देता हूँ जितना मार्केट में मिल रहा है, कितने का, 359 का। तो इसका मतलब है कि अब आपको प्राइस भी इसकी अपने रिवाइज करनी पड़ेगी, प्राइस कम करनी पड़ेगी। अब वो कंप्यूटर की प्राइस अब कम करनी पड़ेगी। पहले आपने कितने का रिकॉर्ड किया हुआ था, 395 का, अब आपको कितने का करना है, 359 का। इसका मतलब है आपको 36 का की प्राइस जो है वो इसकी कम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, पहले से कम करनी पड़ेगी, राइट। पहले से आपको इसकी प्राइस कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपको अगर कंप्यूटर की जो प्राइस है, कंप्यूटर को अगर आप क्रेडिट करोगे 36 से तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है ना, पहले जब आपने रिकॉर्ड किया होगा तो डेबिट किया हुआ है ना, तो अब आपने इसको 36 से कम करनी है इसकी प्राइस, तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे इसको। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में है जी फरवरी। इसको आप ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रिफंड ड्यू, ये कुछ डिफरेंट है तो चलो मैं लिख देता हूँ, रिफंड ड्यू फ्रॉम पीसी वर्ल्ड, रिफंड ड्यू फ्रॉम पीसी वर्ल्ड। अब जी आ जाए फरवरी 27 में, यहाँ पे है कुछ हुआ, मेल्ड हाईवे फर्निशिंग दैट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन द अकाउंट पेबल फॉर ऑफिस फर्निशिंग, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन द अकाउंट पेबल। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दिया उनको। जो कौन सी वाली इंस्टॉलमेंट थी, ये जो ऊपर बनी थी आपकी, ये जो आपने ये नहीं लिया था, ये जो आपने ऑफिस फर्निशिंग ली थी ये फरवरी 18 को, इसमें आपकी एंड पे दो इंस्टॉलमेंट्स बनी थी, यहाँ पे लिखी हुई है इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ऑन 1 मार्च एंड April 1। तो दो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, आपके पास कितने पैसे बचे थे, आपने 1200 का कैश दिया था और बाकी की ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स थी जो आपने पे करनी थी उसको। ये नोट, ये वाला नोट नोट पेबल था आपका, नोट पेबल नहीं था, अकाउंट पेबल था, सॉरी। और इसके दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में कितनी बनेगी, एक तो ये बनेगी और दूसरी ये बनेगी, ये दो इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना। तो यही उसमें से एक इंस्टॉलमेंट उसने कहा जी पे कर दी है, तो अकाउंट पेबल को हम कम करेंगे। अकाउंट पेबल जब बढ़ाना होता है लाइबिलिटी तब क्रेडिट होती है, जब कम करना होता है तो डेबिट होती है। अकाउंट पेबल 4800,
कर दिया हमने डेबिट। और ज़ाहिर कैश पे किया तो डेबिट हुआ, ऐसे तो नहीं हो गया होगा ना। कैश जा रहा है आपका, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। अकाउंट पेबल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। इसमें आप यहाँ लिख सकते हैं, ये भी थोड़ा डिफरेंट है तो मैं लिख देता हूँ। मेड पेमेंट, मेड पेमेंट ऑन अकाउंट पेबल, ऑन अकाउंट पेबल। ठीक हो गया। अब देखेंगे आप आगे 28 को क्या हुआ। फरवरी 28 को क्या हुआ। Received $36 from PC World in full settlement of the account receivable created on February 23। फरवरी 23 को यही हुआ था ना आपके, आपने आपने जो है वो 36 का आपका ये था। ये जो डिफरेंस है जो यहाँ पे हमने किया था, ये वाला, ये जो हमने डिस्कस किया था, तो ये आपको रिसीव हो गए हैं पैसे। ये अब आपको वो जो है ना पीसी वर्ल्ड ने दे दिए हैं। तो क्या करेंगे आप इसमें, क्या करेंगे बताएं ना, क्या करेंगे इसमें आप। ठीक है, तो इसमें जो आपकी डेबिट एंट्री है वो कौन सी होगी। क्रेडिट तो आपको समझ आ रहा है ना कि अकाउंट रिसीवेबल ही है, जो कि अब कम हो गया। डेबिट आपका अकाउंट रिसीवेबल है जो कि कम हो गया है। और ये क्रेडिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है 36। तो डेबिट क्या होगा, आपको उसने रिफंड किया अगर तो कैश की फॉर्म में रिफंड किया है तो यहाँ पे कैश लिख देंगे। अगर तो आपके बैंक में पैसे भेज दिए उसने तो आपके यहाँ पे बैंक लिख देंगे। ठीक है, बस यही है उसमें। तो ये भी हो गई आपकी जो है वो सारी एंट्रीज हो गई। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है बाकी एंट्रीज का, जो पहले हमने की थी, वो भी आपके सामने भी दोबारा ले आता हूँ। इसमें इनफैक्ट सिर्फ ये पार्ट ए ही है। लेट मी एडजस्ट। ठीक है, अब वो कहते हैं जी आपके अप्रोप्रिएट टाइटल्स होने चाहिए थे। इस तरह ये है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने पहला जो लिखा था कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल किधर गया है वो जो हमने लिखा था पहले। ये ये लिखा हुआ है। हाँ जी यही था। ठीक है, ये वाला था आपका। इसमें वो कहते हैं जी आप कैपिटल स्टॉक लिख लें। कैपिटल की जगह कैपिटल स्टॉक लिख लें। ठीक है, और भी उसने आगे आपको अकाउंट्स बताए हुए हैं काफ़ी सारे। वो कहता है जी ये वाले अकाउंट्स आप यूज़ करें, तो आपके बाकी के जो अकाउंट्स हैं वो भी आप देख लें वही वाले हैं कि यही वाले हैं। ऑफिस बिल्डिंग, बिल्डिंग की जगह ऑफिस बिल्डिंग कर लें। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर और कुछ भी नहीं है देखें। वो कह रहा है आपको कि बस आप इन अकाउंट्स के नाम ऐसे यूज करें। कैश की जगह हमने सही लिखा, अकाउंट रिसीवेबल हमने सही लिखा था। ऑफिस ऑफिस सप्लाईज थी तो ऑफिस सप्लाईज को भी हमने ठीक ही लिखा था, लैंड भी सही था। बिल्डिंग को हमने सिंपल बिल्डिंग लिखा था तो आप ऑफिस बिल्डिंग कर लें। नोट पेबल भी सही था, अकाउंट पेबल भी ठीक था। कंप्यूटर सिस्टम भी ठीक, कंप्यूटर लिखा था मैंने, कंप्यूटर सिस्टम कर लें। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो और बाकी कैपिटल स्टॉक, कैपिटल लिखा था तो आप कैपिटल स्टॉक कर लें उसको। और इसमें ऐसा जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी करने को। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका हो गया सॉल्व। ठीक है, इसमें उसने आपसे सिर्फ पूछा हुआ था कि आप बनाएं, जनरल एंट्रीज करें। उसने आपसे लेजर भी नहीं पूछे हुए थे। लेजर जो है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी तो मैंने इसमें नहीं किया। ठीक है, आपको सिखा मैंने दिए हैं दूसरी वीडियो में। तो ये था आपकी, ये आपकी शुरू की एंट्रीज हैं फरवरी 1, फरवरी 10। थोड़ा सा इसको और सही कर लूँ मैं, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। ये फरवरी 10 की एंट्रीज थी जो आपने की, और ये उसके आता है। लो जी बताते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन का इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, ये जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, ये आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें फिर ये क्या क्या है। फरवरी 1 से बात स्टार्ट की है उसने, फरवरी 1। और मैं अपने पेन की ज़रा इंक चेंज कर लेता हूँ, ज़रा डार्क कर लेते हैं थोड़ी सी। ये कर लेते हैं डार्क रेड।
फरवरी 1 एसेट्स, उनकी अमाउंट है 600,000, पहले से लिखी हुई है। 600,000 का कैश है। और कैश में इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो लाइबिलिटीज के अंदर हम देखेंगे क्या है, पहले से जीरो है, इसने दिया हुआ ऑलरेडी। और 600,000 का, ये आपकी काउंटिंग क्वेश्चन थी, पहले से दी हुई है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक इसमें। हर ट्रांजैक्शन जो आपकी होगी उसके बाद देखते हैं जी कि जो आपकी पुरानी ट्रांजैक्शंस थी ना, उसको ही हमने जो है वो यहाँ पे अफेक्ट देना है। उसके लिए मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, डेबिट क्रेडिट वाला जो सीन था ना, वो तो हमने कर लिया हुआ है। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन के लिहाज से करना है इसको, अकाउंटिंग क्वेश्चन भी देख कर लेते हैं सॉल्व। वो ऐसे है जनाब कि आपके, आप फरवरी 10 को कोई वाकयात हुए थे आपके, ये वाले। फरवरी फरवरी 1 का तो उसने आपको करके दे दिया ऑलरेडी, 600,000 है। फरवरी 10 में वो कहता है जी कि आपके पास लैंड आया था। तो लैंड आपका क्या होता है, एसेट होता है ना। लैंड आपका आया था जी 150 120 का लैंड आया था। यहाँ पे आप लिख रहे हो जी लैंड। और आपके पास बिल्डिंग भी आई थी 240 की, ऑफिस बिल्डिंग आई थी। और क्या हुआ था आपके पास, कैश भी गया था आपके पास से, 240,000 है, ठीक है। और कैश भी गया था आपके पास से, कितना गया था, 72,000 का कैश भी गया था। तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। और लाइबिलिटीज पे क्या फर्क पड़ा था, नोट पेबल आपने साइन करके दिया था 288,000 का नोट पेबल आपने साइन करके दिया था। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। फरवरी 10 को यही वाकयात हुए थे आपके। अब आ जाएं जी आप फरवरी फरवरी कौन सा था इसके बाद, 16 को। फरवरी 16 को ये हुआ कि कंप्यूटर इक्विपमेंट आपने ख़रीदा था। तो कंप्यूटर इक्विपमेंट जो है वो कितने का लिया था आपने, 14,400 का। तो यहाँ पे इसको ऐड कर दे आराम से। तो वो बनता है आपका कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ लिख रहे हैं बेशक, कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक हो गया। और बाकी आपने क्या किया, आपने कुछ कैश पे किया था, तो -14,400 का कैश आपने पे किया था। तो वो कैश माइनस हो जाएगा। इतना आसान है, इसमें बस आपने बस इफेक्ट्स ही डालने हैं। बाकी यहाँ पे तो यार ना इधर कुछ हुआ है ना इधर कुछ हुआ है। पिछली ट्रांजेक्शन में यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ था, तो यहाँ पे भी आप यही लिखते हैं। फिर जी फरवरी 18 को क्या हुआ था, फरवरी 18 को ये हुआ था कि आपने 10,800 की क्या जो है ऑफिस फर्निशिंग खरीदा था आपने। तो एसेट आपका बड़ा था, 10,800 का एसेट बड़ा था ऑफिस फर्निशिंग से। आपका 10,800 का एसेट बड़ा था, तो कुछ कैश पे किया था आपने, तो कैश भी तो एसेट ही होता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ये भी कम करना पड़ेगा, कैश जा रहा है आपका। और बाकी की आपने क्या की थी, बाकी का आपने उसको नोट पेबल साइन करके दिया था, तो वो तो लाइबिलिटी होती है। 9,600 की का नोट पेबल आपने उसको दिया था, तो वो ऐड होगा यहाँ पे, नोट पेबल। ठीक हो गया। अच्छा, इधर कुछ भी नहीं हुआ था। और फरवरी फरवरी 22 को क्या हुआ था, ऑफिस सप्लाईज आपने खरीदी थी, तो ऑफिस सप्लाईज पॉजिटिव होंगी, ऐड होंगी, कितने की, 360 की ऑफिस सप्लाईज, 360 की ऑफिस सप्लाईज। और माइनस क्या क्या होगा कि आपने कैश दे के ली थी, ऐसा आपने कैश दे के ली थी, तो आप माइनस कर देंगे इसको 360 को कैश से।
माइनस कर दिया हमने, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा और यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब उसके बाद तो फरवरी 23 को क्या फर्क पड़ा आपका, ये जो है यहाँ पे देखें, हार्टलैंड वाला जो वाकया था जिसमें उसने रिफंड मांग लिया था 36 का, तो उसमें आपका अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा था ना। अकाउंट रिसीवेबल आपका बढ़ा, 23 का अकाउंट रिसीवेबल। और और जो कंप्यूटर की वैल्यू है वो भी आपने कम की थी, क्योंकि कंप्यूटर अब आपने अपने जो अकाउंट्स है उसमें उसकी जो कॉस्ट है वो कम करनी है, क्योंकि वो अब आपको जो उसने रसीद है और जो उसने कहा है जी मैं आपको रिफंड कर दूंगा। कंप्यूटर सिस्टम्स तो कम हो गया, ठीक है। बाकी जगहों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ना इधर पड़ा ना इधर पड़ा। तो उसके बाद जी आपका है फरवरी 27, उसमें क्या हुआ था आपका, आपने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी। एक इंस्टॉलमेंट आपने पे, यहाँ पे मैं लाइन भी खींच लेता हूँ ताकि आपको पता हो कि डिमार्केशन कहाँ पे है, फर्क कहाँ हो रही है ट्रांजेक्शन। तो ठीक है, फरवरी 27 को क्या हुआ, आपने कैश पे किया थोड़ा सा, आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। कैश जा रहा है आपके पास से, ये चला गया कैश आपके पास से। और अब अकाउंट पेबल भी कम हुआ है थोड़ा सा, अकाउंट पेबल भी थोड़ा सा कम हो गया है। अच्छा, अब क्या है नीचे, फरवरी 28 लास्ट ट्रांजेक्शन है, ये अच्छा हो गया, लास्ट जगह भी कम हो गई थी। फरवरी 28, उसको क्या हुआ है, आपका जो आपको रिफंड आपने कहा था ना मुझे देना है आपने, तो वो आपके पास आ गया था कैश की फॉर्म में। और आपके पास से जो जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है वो 36 का जो अकाउंट रिसीवेबल है, कहाँ लिखूँ मैं, 36 का अकाउंट रिसीवेबल है, ठहरो जरा इसको यहाँ से मिटाते हैं, इसको कहीं और लिख लेते हैं फिर। ये 36 का आपका अकाउंट रिसीवेबल है, वो आपका कम हो गया था, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका कैश है इसमें आप ऐड करेंगे 120, और फिर 240,000 माइनस 720, और फिर ऐसे फिर जो है ना आपका बैलेंस आएगा उसमें, फिर आप मतलब आप सिंपल पकड़ेंगे 600,000, उसके बाद इसमें ये ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट, ये ऐड सब्ट्रैक्ट करते करते जब अगर पूरा करेंगे ना, आपका टोटल आना चाहिए एसेट का, एसेट का टोटल आपका आना चाहिए, कितना आना चाहिए, इसका टोटल आपका कितना आना चाहिए, ठीक है। टोटल आप इसको कर लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इसका क्या आंसर है, ठीक है। या आपके अपने ओन पे, या आप खुद कर सकते हैं इसको। आपको इसको इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आनी, बस ये है कि आपने जो आपका ये बैलेंस है 600,000, इसमें आपने इसको ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया। वो एक्चुअली आपसे पूछ ये रहा है इसमें, उसमें आपसे वो, उसने जब से पूछा ये था इस क्वेश्चन में कि इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनीज एसेट, इसके इफेक्ट्स बताएं अपनी, जो है ना ईच ट्रांजैक्शन का कंपनी की एसेट, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी पे, इन तीनों पे इफेक्ट्स बताने थे। उसमें टोटल वगैरह वो पूछ नहीं रहा था, तो इस वजह से आपको जो है ना वो मैंने वो टोटल कर करके नहीं बताया, बस यही बताया कि इसका इफेक्ट ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सॉरी ये मल्टी गया, सॉरी ये कैसे मिट गया यार, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अफेक्ट्स सिर्फ जो इन तीनों पे थे ना, एसेट्स पे, लाइबिलिटीज पे और ओनर इक्विटी पे, वो क्या क्या हुए हैं, तो वो अफेक्ट इसमें डिस्कस कर लिए हमने, ठीक हो गया। होपफुली आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया है। अब आप आएंगे जनाब क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, ये वाला एन, ये 2 पॉइंट आपका सॉरी 3.2 है ये क्वेश्चन, 3.2।
environmental services, environmental सर्विसेज। अच्छा, इसको क्या करना है, क्वेश्चन को इसको ये करना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर द एनालिसिस ऑफ ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वन सर्व्स एज एन एग्जांपल ऑफ द फॉर्म ऑफ एनालिसिस। ये इसने आपको जो है ना वो ट्रांजैक्शन की एक एक एग्जांपल दी है, मतलब इस तरह से आपने सारे करने हैं। द एसेट अकाउंट रिसीवेबल वाज इंक्रीज्ड, इंक्रीज इन एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट एंड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल 2500। ये पहली ट्रांजैक्शन जो है ना आपकी, देखो ये अगस्त 1, ये जो पहली ट्रांजैक्शन है इसको हम पढ़ेंगे और इसकी एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन ये होगी। जो एग्जाम्पल हमने एनालिसिस रिकॉर्ड करना है ना उसने करके दिखाया है, कि बाकी आप खुद करें। एक तो उसने कर दिया ना। ऑन अगस्त 1 द कंपनी बिल्ड 2500 ऑन अकाउंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक फुल पेमेंट विद इन 30 days। Environmental services uses an account entitled testing service revenue when billed customers, when billing customers, sorry। तो उसका एनालिसिस है जी कि अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गए हैं, इंक्रीज इन एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट, और डेबिट इसलिए डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। चलो हम बाकी खुद कर लेते हैं। 1 तो उसने कर दिया ना, तो 1 तो पहले से हुआ हुआ है। 2 से स्टार्ट करते हैं। ऑन अगस्त 3। अच्छा, पार्ट बी भी उसने करके दिखाया हुआ है। पार्ट बी, हाँ पार्ट बी भी उसी का ही हिस्सा ही है। रेवेन्यू हैज़ बीन अर्नड, revenue increases owner's equity, increases in owner's equity are recorded by credit। एक इफेक्ट डेबिट का उसने रिकॉर्ड किया है और एक उसने क्रेडिट का रिकॉर्ड किया है, और उसने आपको एनालिसिस करके दिखाया है। अब बाकी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उसमें फिर हम जो है वो उसको यहाँ उसका यहाँ एनालिसिस करेंगे। ऑन अगस्त 3 द कंपनी परचेज टेस्टिंग सप्लाईज कॉस्टिंग 3800। अच्छा चलो, एसेट तो बढ़ गया आपका। द एसेट testing supplies testing supplies was increased। ठीक है, एसेट बढ़ गया आपका, इंक्रीज हो गया। और जो है इसको हम डेबिट से करते हैं ना रिकॉर्ड। डेबिट करेंगे हम किसको बोला, टेस्टिंग सप्लाईज को। और क्रेडिट किसको करेंगे। आपने जो है ये एसेट तो खरीद तो लिया है, तो कुछ पे भी किया होगा। इसमें कैश है जी जिसको आपने पे किया है, तो कैश विल बी डिक्रीज्ड। कैश विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, कितने का कैश पे किया आपने, 800 का। बाय बाय 800, ठीक है। टेस्टिंग सप्लाईज कितने की ली थी, 3800 की। उसमें से कैश जो आपने पे किया वो डिक्रीज होगा 800 से। तो जब एसेट आपका कम होता है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, कैश को। और कितने से करोगे क्रेडिट, इतने से ही करोगे जितने से डिक्रीज हुआ है। ठीक होगा। और बाकी का आपने ऑब्वियसली उधार ही किया होगा। चार्ज द रिमाइंडर ऑन द कंपनीज 90 डे अकाउंट एट पेन केमिकल। तो बाकी का आपने उधार किया है। अकाउंट पेएबल, क्रेडिट ही करेंगे हम। अकाउंट पेएबल, क्रेडिट फॉर द रिमेनिंग 33,000। ठीक है, तो इसका एनालिसिस भी लिख लो आप, क्या है उसमें कि जो है लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट पेएबल वाज इंक्रीज्ड एंड, क्योंकि इसमें एनालिसिस है तो मेरा ज़्यादा लिखने पे फोकस है, क्योंकि लैंग्वेज भी ठीक लिखनी होगी ना मैंने। इंक्रीजेस
इन लाइबिलिटी will be recorded, increase in liability will be recorded, will be recorded by credit। ठीक है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको मेरा ख्याल है कोई कोचिंग की इन चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है। अगर मैं इसकी बस डायरेक्ट डबल एंट्री ही लिख दूँ तो बहुत नहीं है, बहुत होगी उसमें। या बल्कि इसका अगर हम डबल एंट्री वाला क्वेश्चन ही कर लें, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज वाला, तो आई थिंक इट विल बी इनफ। क्योंकि डबल एंट्री जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये नरेशन तो आपको समझ आ ही जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि डेबिट कोई क्यों हो रहा है, क्रेडिट कोई क्यों हो रहा है, आप उसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है। अक्सर लोग यहाँ तक पहुँचते हैं तो कुछ ना कुछ तो पढ़े लिखे होते ही हैं, ऐसे ही है। तो ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं, बल्कि डायरेक्ट वही करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। सारी की सारी देखनी भी मुश्किल होती है लोगों को। अच्छा, तो हम ये पार्ट टू करते हैं इसका। पहले पार्ट टू में क्या है जी, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज आना बहुत ज़रूरी है भाई। इसी से ही आपके जो सारा खाता है उसी से ही स्टार्ट होता है, जनरल एंट्रीज से। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। ओके। तो अकाउंट रिसीवेबल आपका जो पहली ट्रांजैक्शन थी वो उसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी लिख देता हूँ उसको। अगस्त 1 को हुआ ये था कि आपने जो है वो कोई सेल की थी, टेस्टिंग सर्विसेज आपने बेची थी। ठीक है, टेस्टिंग सर्विसेज। तो टेस्टिंग सर्विसेज, जो सर्विसेज इटसेल्फ एक सेल ही होती है। आप सर्विसेज का काम होता है ना, ऐसे मैं टीचिंग करता हूँ तो मेरी सर्विसेज हैं जो मैं सेल करता हूँ। और इस तरह से जो है वो, अगर तो वो उधार पे होगी तो उस पर भी ऑब्वियसली अकाउंट रिसीवेबल होगा। दोबारा अगर देख लेते हैं इसको, द कंपनी बिल्ड कस्टमर, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने कस्टमर को बिल भेजा। जब बिल भेजा होता है ना तो अभी सिर्फ बिल ही गया है, पैसे बिल भेजने के बाद ही आते हैं। कस्टमर को पता होगा कितने का बिल आया तभी तो वो पे करेगा। तो इसका मतलब है पेमेंट अभी नहीं हुई हुई, तो अकाउंट रिसीवेबल है। आपका कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल है, अभी उसके पास सिर्फ बिल गया है, पैसे उसने भी नहीं दिए आपको। ठीक है। तो 2500, 2500 ये आराम से आपकी डबल एंट्री होगी। इसकी अगर आपने नरेशन लिखनी हो आप लिख सकते हैं जी, बिल्ड कस्टमर्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। तो सही है ये भी। दूसरा ट्रांजैक्शन आपकी अगस्त 3 थी, उसमें आपका क्या हुआ था कि आपने टेस्टिंग सप्लाईज ली थी। ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं जो हमने पहले पिछले में की है, जो हम पार्ट ए कर रहे थे। टेस्टिंग सप्लाईज आपने खरीदी थी और कुछ आपने उधार पे ली थी। ऐसी ये एसेट है ना, बढ़ गया तो डेबिट हो गया। कुछ आपने उधार पे ली थी, कुछ कैश पे। जो कैश आपका एसेट है जब कम होगा तो क्रेडिट होगा 800 से, और बाकी का आपका उधार बन गया है। कितना है वो, अकाउंट, अकाउंट पेबल, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी होगी, 3000। ठीक हो गया। उसके बाद आपका जी अगस्त 5 है, उसमें क्या हुआ है। अगस्त 5 को हुआ ये है जनाब कि अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल कितने का बना है आपका, देख लो। तो कंपनी, मैंने तो पढ़ लिया था आप लोगों को, मैं पढ़ आपके सामने नहीं मैं पढ़ पाया इसको, मैं पढ़ लेता हूँ। On August 5 द कंपनी रिटर्न टू पेन केमिकल 100 of टेस्टिंग supplies that were not required। अच्छा, ये जो टेस्टिंग सप्लाईज हमने खरीदी थी ना, ये वाली 3800,
तो इसमें हमें जो है वो बाद में फील हुआ, बिजनेस को फील हुआ कि ज़्यादा खरीद ली है। ज़्यादा खरीद ली है तो थोड़ी सी वापस करनी है। थोड़ी सी वापस करनी है तो क्या होगा? कितनी वापस करनी है? वो कह रहा है जी $100 की हमने वापस कर दी है उनको। $100 की, ठीक है। तो जब आपने वापस करी $100 की, तो ये $100, इसका मतलब आपको आपको अब आपको सारे का सारी टेस्टिंग सप्लाईज की पेमेंट तो नहीं ना करनी। 100 आप वापस जो कर रहे हैं, तो वो 100 आप अकाउंट पेबल से निकालेंगे, ठीक है। इसमें से आप 100 निकाल देंगे, क्यों? क्योंकि ये उधार था। बाकी का तो हमें कैश पे कर दिया, तो कैश तो आप वापस नहीं मांगेंगे ना उससे, आपने वो पे कर दिया हुआ है। आप उसको उधार में से एडजस्ट कर लेंगे। तो अकाउंट पेबल आपका पहले 3,000 था। अब आपने चूंकि 100 की टेस्टिंग सप्लाईज वो वापस करनी है, तो आप टेस्टिंग सप्लाईज को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि एसेट जो है वो आप वापस कर रहे हैं जो आप पहले ले चुके थे। तो उसकी वैल्यू भी कम होगी 100 से, ठीक है ना। पहले उसकी वैल्यू ज़्यादा डली होगी, 3800 की डली हुई होगी, लेकिन अब आप उसकी वैल्यू कम करेंगे 100 से, क्योंकि आप वापस कर रहे हैं। और इसमें जो है अकाउंट पेबल, वो भी आप जो है 100 से कम करेंगे, क्योंकि अब आपने वापस कर दिया, तो आप इतनी 100 की पेमेंट तो नहीं करेंगे, तो आप उसको अकाउंट पेबल को कम करेंगे। अच्छा, इसकी नरेशन क्या हो सकती है कि क्या पेमेंट क्या हो सकती है इसकी नरेशन, कि रिटर्न पोर्शन ऑफ टेस्टिंग सप्लाईज। ठीक है, रिटर्न द पोर्शन ऑफ टेस्टिंग सप्लाईज, वो आप वो खुद ही लिख लीजिए आगे, मेरे पास जरा जगह का मसला होता है। अगस्त 17, कंपनी इशूड एन एडिशनल 2500 शेयर ऑफ कैपिटल स्टॉक एट 8 पर शेयर, ठीक है। 2500 शेयर मजीद इशू किए, और एक शेयर है जी 8 का। तो कितने के होने चाहिए फिर? कितने के होने चाहिए? 20,000 बनेगा ये। $20,000 की अमाउंट है, ठीक है। 20,000, $20,000 के नए शेयर्स आपने इशू किए हैं। शेयर्स आपके कैश की फॉर्म में इशू होते हैं, ठीक है। तो कैश आपका आएगा 20,000, और कैपिटल स्टॉक 20,000, ठीक है। बहुत दफ़ा इस तरह की एंट्री पे बात हो चुकी हुई है ऑलरेडी। और अगस्त 22 को क्या हुआ, इसका आप लिख सकते हैं अगर नरेशन लिखनी हो तो। इशू 2500 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक एट 8 पर शेयर। अगस्त 22 को क्या हुआ, यहाँ पढ़ लेते हैं क्या हुआ। ऑन August 22 द कंपनी रिसीव्ड 600 कैश फ्रॉम कस्टमर इट हैज़ बिल्ड ऑन August 1। अच्छा भाई, August 1 को क्या हुआ था? August 1 को आपने कस्टमर को ये 2500 बेचा था, राइट। ये जो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये वाला। तो उससे अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुआ था आपका 2500 का। उस 2500 में से आपको अब 600 की पेमेंट आ गई है। उस 2500 में से 600 की पेमेंट आ गई है। तो इसका मतलब है कैश आपको आ रहा है, और अकाउंट रिसीवेबल आपको आपका जा रहा है, ऐसा ही है। कैश आपको आ रहा है और अकाउंट रिसीवेबल आपका जा रहा है। अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको कैश जो पे कर रहा है। जब उसने आपको कैश पे कर दिया, तो फिर वो अकाउंट रिसीवेबल तो ना ना रहा। ठीक हो गया। अच्छा, और कोई एंट्री रह गई है आपकी? हाँ, दो और रहती है ना। ये हमेशा कम हो जाती है जगह। चलो कोई बात नहीं, कुछ करते हैं इसका भी। ये ठीक है, इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारी सिर्फ दो एंट्रीज रह गई हैं इधर। सिर्फ दो एंट्रीज रह गई हैं हमारी। वो हम यहाँ पे 22 वाली हो गई है, 29 और 30 वाली रह गई है। कोई नहीं, कर लेते हैं वो भी। इतनी भी क्या मुश्किल बात है। हम अब ये करेंगे कि हम वो एंट्रियाँ हम वो एंट्रीज यहाँ पे कर लेंगे, इस जगह पे हवा पे, ठीक है। आपको बस नज़र आनी चाहिए। अच्छा, August 29, क्या हुआ August 29 को? डिस्क्रिप्शन है ये, और ये डेबिट है, और ये क्रेडिट है। चलो पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ज़रा ज़्यादा कोई लाइट वाली चीज़ होनी चाहिए। येलो, ठीक है। अच्छा,
29 अगस्त को हुआ कि कंपनी पेड इट्स आउटस्टैंडिंग अकाउंट पेबल जो पहले बना था ना इसका, कौन सा बना था, ये अकाउंट पेबल बना था ये वाला, 2900, ये 3,000 का बना था। इस 3,000 में से ये 100 और कम हो गया था, तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट पेबल कितना बाकी था। 3,000 का तो बना था ना जब आपने टेस्टिंग सप्लाई खरीदी थी, और उसमें से जो है वो 100 कम हो गया था जब मैं वापस कराई थी चीज़ें, तो 2900 का रह गया था। तो अब आपने क्या किया, अकाउंट पेबल पे कर दिया। पे कर दिया तो ठीक है, पे कर दिया। अकाउंट पेबल जब बढ़ता है तो जना क्रेडिट होता है, और जब कम होता है तो, जब कम होता है तो वो होता है डेबिट। 2900 से हमने कर दिया डेबिट, और आपका कैश पे हुआ है, तो कैश होगा आपका क्रेडिट। ठीक हो गया। उसके बाद है जी आपका अगस्त, ये आपका आई थिंक लास्ट है 30th। इसमें क्या हुआ जी कि ऑन 30th August द कैश डिविडेंड टोटल 6,800 वॉज डिक्लेयर्ड एंड पेड टू द कंपनी स्टॉक होल्डर। अच्छा, डिक्लेयर्ड और पेड जो है ना वो एक पूरी बहस है। जब आपके डिक्लेयर ही रहते हैं ना अकाउंट डिविडेंड्स, तो फिर आपकी डबल एंट्री होती है, डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। लेकिन जब पेड हो जाए तो फिर डिविडेंड डेबिट और कैश सीधा डायरेक्ट ही आप क्रेडिट कर सकते हो। ठीक है। अगर तो सिर्फ लिखा हो ना, ये डिक्लेयर्ड की जगह प्रोपोज्ड लिखा होता, वॉज प्रोपोज्ड, तो फिर कोई भी एंट्री नहीं होती। लेकिन डिक्लेयर्ड का मतलब ये कि अब वो ऑफिशियल हो चुके हैं। और हमने पढ़ा था ना एक वर्ड डीलर, आपको याद होगा ये डीलर। तो डीलर में जो आपका ये डी होता है, ये डी, ये इसका इसका मतलब डिविडेंड ही होता है। तो डिविडेंड जो है वो जब बढ़ता है आपका, तो वो आपका डेबिट होता है। जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिविडेंड आपका अनाउंस हो गया और डिक्लेयर हो गया, और आपका जो है पे भी हो गया। तो पे कैश में होता होता है, कैश में होता है। तो आप क्या करते हो, आपने बस ये लिख दिया अमाउंट, ठीक है। लो जी, आपकी हो गई हैं 10 की 10। 10 हैं कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन सारी हो गई हैं बस। ठीक हो गया। अच्छा, कोई और है इसमें पार्ट, कुछ और इसमें है जो कोई सॉल्व कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं। How does a realization principle influence the manner in which the August 1 billing to customer is recorded in the accounting records? अच्छा, सही है, सही है, सही है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल का वो पूछ रहा है कि वो कैसे इस ये जो अगस्त 1 वाली एंट्री थी ना, उसको उसको कैसे कैसे रिकॉर्ड करने में हेल्प कर सकता है रियलाइजेशन प्रिंसिपल जो है। ओहो, रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है, पहले पता तो होना चाहिए क्या होता है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये होता है कि कैश आपका, जब कैश की लेन देन जब मर्जी हो, आप देखो ना आपने सर्विसेज कब कब ऑफर की थी, 1 अगस्त को आपने जो है वो सर्विसेज ऑफर की थी, राइट। सर्विसेज ऑफर, तो इसका मतलब है आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है वो इस डेट को बन गया था। ऐसा ही है। ये इन्होंने, ये देखो ना इन्होंने, ये जो पहली अगस्त को इन्होंने क्यों रिकॉर्ड किया है। 1 अगस्त को आपकी ट्रांजेक्शन यही थी ना कि डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, देखो यही वाली, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल और क्रेडिट आपकी टेस्टिंग सर्विस, ये उन्होंने 1 अगस्त को रिकॉर्ड कर लिया था। हालांकि पैसे जो इनको मिले हैं, तो पैसे तो इनको देर से मिले हैं। ठीक है, पैसे तो इनको कब मिले हैं, जाके लेटर स्टेज पे जाके मिले हैं। लेकिन स्टिल जो है वो उन्होंने 1 अगस्त को अभी सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल था क्रिएट हुआ हुआ, पैसे अभी नहीं आए थे, लेकिन सर्विसेज परफॉर्म हो गई थी, राइट। तो इसका रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव हो ना हो, आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेनी है, ठीक है। ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर लेनी है वंस द सर्विसेज हैज ऑफर्ड, वंस द सेल इज डन, बल्कि ज़्यादा ज़्यादा सही, वंस द सेल इज डन, कि सेल में सर्विसेज भी आ जाती हैं, गुड्स भी आ जाती हैं, देन द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, देन द ट्रांजैक्शन
शुड बी, शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक हो गया। ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करनी ही करनी है, चाहे आपको पैसे मिले ना मिले। ये कहता है जी रियलाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जी पार्ट सी। तो डी में क्या पूछ रहा है वो आपसे? हाउ डज द मैचिंग प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस द मैनर इन विच द अगस्त 3 परचेज ऑफ टेस्टिंग सप्लायर्स इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है? मैचिंग प्रिंसिपल जो है ना वो कहता है जी कि एक्सपेंस आपके जिस अकाउंटिंग पीरियड में हुए हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड में आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो टेस्टिंग सप्लाईज आर रिकॉर्डेड एज एन एसेट, और जब आपने उसको ख़रीदा था। और ये जो सप्लाईज हैं ये आपके अकाउंटिंग पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में है, तो आप उसको उसी ही पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमें ट्रांजैक्शन को दोबारा देखना पड़ेगा पॉइंट नंबर डी पढ़ने के लिए। तो रेवेन्यू, ये उसी से ही लिंक करता है, बोला था रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड, रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड इन द पीरियड, इन द पीरियड दे आर अर्न, दे आर अर्न। और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस शुड बी, शुड बी, expenses should be recorded in the period, in the period, in the period they are incurred, in the period they are, in the period they are incurred। ठीक है, in the period they are incurred। तो इसमें ये है कि ना, इसमें ये है कि आपने जो बहुत सारी सप्लाईज खरीदी होंगी ना, इसमें जो आपने सप्लाईज, इसमें जो आपने सप्लाईज खरीदी होंगी ना, इसमें जो आपने सप्लाईज खरीदी होंगी, तो उसमें ये होगा कि आप उसी पीरियड में उसको मैच करेंगे। यहाँ पे ये बिजनेस किस चीज़ का है? ये है जी टेस्टिंग रेवेन्यू का, और उसके लिए आप टेस्टिंग सप्लाईज लेते हैं। टेस्टिंग रेवेन्यू का बिजनेस है, उसके लिए टेस्टिंग सप्लाईज लेते हैं आप। ठीक है। तो ये जो एक तरह से इसका एक्सपेंस है, समझ रहे हैं? आपको टेस्टिंग सप्लाईज आप लेते हैं और उसके बाद टेस्टिंग सप्लाईज को यूटिलाइज करते हुए टेस्टिंग सर्विसेज देते हैं, राइट? तो ये जो आपके टेस्टिंग सप्लाईज हैं नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट द सेल्स। ठीक है। तो आपने इन एक्सपेंसेस को और इन रेवेन्यूज को सेम पीरियड में रिकॉर्ड करना है, और इनको फिर आपस में मैच भी करना है। ठीक है, मैच भी करना है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था चीज का। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, वो पीछे काफी शोर है मेरे। ठीक है, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द थिंग एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके क्वेश्चन जो हैं ये दो टू क्वेश्चन अभी के लिए हो गए हैं। ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज द वीडियो इज गेटिंग वेरी लॉन्ग नाउ, सो आई हैव टू थिंक अबाउट दैट एज वेल, एंड फॉर दैट पर्पस आई एम